हाय, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9 और हम लेकर आते हैं सेव नहीं इन्वेस्ट कर। लेकिन हम आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जितना कुछ कहें, इन्वेस्टमेंट का कोई भी प्लान ऐसा नहीं होता कि जो जीरो एरर हो, यानी कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, कुछ अनजाने में, कुछ जानते हुए, कुछ देखा देखी में। तो इन गलतियों से आप क्या सीखते हैं वो जरूरी है। गलतियां करें लेकिन उससे सीखे भी। तो वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम अपने इन्वेस्टमेंट में कर बैठते हैं, आज यही पॉइंट आउट करेंगे मेरे लिए रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा। थैंक यू सो मच हर्ष, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी, आप हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, तो आपसे तो कभी कोई गलती नहीं हुई होगी, या कभी आपसे भी कोई इन्वेस्टमेंट करते वक्त मिस्टेक हुई है इनिशियल ईयर्स में? शेयर कीजिए ना, हम आपकी गलती से कुछ सीखेंगे। वेल प्रियंका, गलतियां हम सब ने की हैं और करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गलतियां अभी भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने शुरुआत में कहा कि सीखना जरूरी है कि आपने कोई गलती की, उससे आपने क्या सबक लिया और आपने आगे जाके क्या चेंजेस किए। तो इनफैक्ट प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा कि सीएसपी तो बहुत लेट आया और सीएसपी ने जो मुझे सिखाया उससे ज्यादा मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस ने सिखाया है। तो शुरुआत में जब ये 20 साल अगर मैं पीछे जाऊं और सोचूं कि 2001 में मैंने अगर इन्वेस्टमेंट शुरू किया अपना, तो क्या क्या किया। तो पहली चीज जो अमूमन सारे इन्वेस्टर्स करते हैं, मैंने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदी इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड, वही एंडाउमेंट पॉलिसीज ले ली थी। फिर हमने इक्विटी में एसआईपी भी अगर शुरू भी किया तो मैं कंटिन्यू नहीं किया मैंने। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम सभी करते हैं। और अब खुशनसीबी है कि बाद में फॉर्मल एजुकेशन इस पर्टिकुलर फील्ड में मिला और समझ में आया कि अगर हम ढंग से इन्वेस्ट करें, जो गलतियां हैं वो अपने पोर्टफोलियो से निकाल दें और आगे भी अगर हम मेंटेन करते रहें, तो शायद हमारा भी पोर्टफोलियो आगे जाके अच्छा बन सके। तो गलतियां हम सब ने की है प्रियंका, ऐसा बिल्कुल, नहीं तो है कि हमने गलतियों से नहीं की है। सीखना है। गलतियां सबसे होती ही रहती है इन्वेस्टमेंट में, और अभी भी करते रहते हैं। पर कुछ तो अनजाने में होती है और कुछ जो देखा देखी में होती है ना, उनसे जरा आपको सावधान रहना है। और आज यही हर्षवर्धन और मैं आपके लिए लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है मिस्टेक नंबर 1 जो आपके मिस्टेक से जुड़ी हुई है, और वो मैंने भी की थी, कि इंडाउमेंट पॉलिसी को खरीद लिया हमने इसलिए खरीद लिया कि भाई टैक्स बच रहा होगा, हमने इसलिए खरीद लिया कि भाई इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा। तो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना भूल नंबर 1 होगी हर्षवर्धन जी? यस, इनफैक्ट सबसे बड़ी मिस्टेक यही है और ये मैंने भी किया है। जैसे मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस खरीदना क्यों इतना आसान है, मतलब क्यों ऐसी बात है कि हम सब इंश्योरेंस तुरंत खरीद लेते हैं, एंडाउमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज वगैरह। उसके दो कारण है। पहला है ऑफकोर्स, जैसे आपने बताया कि हमें टैक्स बचाना है। हम हर चीज जैन फरवरी मार्च तक वेट करते हैं और अचानक हमें आता है कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करें, तो हम कुछ ना कुछ खरीदना, कहीं ना कहीं हमें पैसे इन्वेस्ट करना है। और इजीली अवेलेबल कौन होता है? इंश्योरेंस एजेंट्स आपके परिवार में भी इतने आपको मिल जाएंगे और आपके तुरंत आपके कांटेक्ट में रहता है। तो हम जो कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें मिल गया, हमने उस पर जाके पैसे लगा दिए और ये सेफ्टी है, ये सब सोचते हुए हम इन पॉलिसी में पैसे लगा देते हैं। लेकिन प्रियंका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे कि इंश्योरेंस होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम ये समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का कुछ लेना देना आपस में है ही नहीं। तो पहली सिचुएशन ये है कि अगर एक कमाता हुआ इंसान है, उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं, तो अगर ये इंसान जो आज की तारीख में सैलरी जनरेट कर रहा है या बिजनेस कर रहा है जिससे इनकम जनरेट हो रही है, अगर इस इंसान को कुछ हो गया, अगर ये इनका देहांत हो गया, तो इनका इनकम जो है वो बंद हो जाएगी और जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट लोग हैं उनको पैसे कहां से आएंगे, तो वो कैसे अपना घर खर्च निकालेंगे। तो इस समय इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। दूसरा सिचुएशन ये होता है कि अगर एक हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, बीमारी हो गई जिसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना है और ट्रीटमेंट लेना है, तो वो पैसे शायद हमारे पास है नहीं है। अगर है भी तो हमारी पूंजी में से क्यों दें, क्यों ना हम एक इंश्योरेंस ले लें। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं कि अगर एक फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसे हमें इंडेमनीफाई करना है, कॉम्पनसेट करना है, या उसका हमें पैसे मतलब एक मेक गुड करना है। अब ये चीज हर एक इंसान पे लागू होती है, पूरी मैनकाइंड पे ये लागू होती है। तो हमने क्या किया, सारे इंसान एक साथ मिलकर कहते हैं कि हम एक पूल बनाते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, छोटा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं जो प्रीमियम कहते हैं। एक पूल बनता है और जिनकी डेथ हो गई हम वो पूल में से उनको पैसे दे देंगे। बस यही इंश्योरेंस का फंडामेंटल है, यही कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस का। एक इंश्योरेंस कंपनी यही करती है, लाखों करोड़ों लोगों को इंश्योर करती है और जिनकी मृत्यु हो गई, जिनकी डेथ हो गई या जो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, उनको उस पूल में से पैसे देती है। जो बच गया वो उनकी प्रॉफिट है, जो ऊपर से लगा वो उनका खर्चा है। एक और ये सिक्योरिटी पूरे नेट है, इसको हम इन्वेस्टमेंट जो समझते हैं वो गलती करते हैं। है जरूरी।
लेकिन ना आपको भी ये लोग बोलते हुए मिलते होंगे हर्षवर्धन जी कि अब वो तो हमें मिलेगा नहीं, हम वो एक ऐसा पैसा है वो जो चला जा रहा है वो हमें कभी मिलेगा नहीं, तो इसलिए भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी से लोग कतराते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक मस्ट बाय टूल है जो आपके इन्वेस्टमेंट प्लान में होना चाहिए। एग्जैक्टली यही कारण है। तो अब ये कॉन्सेप्ट होता है जो आपने सही पॉइंट आउट किया कि अगर एक इंसान कहता है कि मैं प्रीमियम भर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ तो कुछ पैसे मिल नहीं रहे, वो पूरा नुकसान हो रहा है, तब ये इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, ये कहते हुए कि भाई आप पैसे डालो, अगर 20-30 साल तक कुछ नहीं हुआ तो आपको मेच्योरिटी पे कुछ पैसे वापस मिलेंगे। तो ये अच्छा लगता है सबको कि ठीक है, मैं कुछ हो गया तो पैसे मिलेंगे, नहीं हुआ तो भी कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसे समझें, अगर 5 लाख का इंश्योरेंस आपने खरीदा है, एंडाउमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज खरीदी है और उसमें 25,000 रुपया भर रहे हैं आप प्रीमियम, तो पहले तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जो 5 लाख इंश्योरेंस कवर देने का कॉस्ट है, जो मोर्टेलिटी चार्ज है, वो तो अलग करेगी, बाकी का पैसा आपके नाम पे इन्वेस्ट करती है, जो चीज आप खुद भी कर सकते हैं। तो आप टर्म प्लान ले लें, उसका जो मोर्टेलिटी रेट है उतना पैसा आप भर दें, और बाकी के पैसे जो आप बचते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है आपके बिहाफ पे, आप खुद कर लें। तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो डेफिनेटली हायर होगा। जो प्रोडक्ट वाइज मैं बता रहा हूँ कि अगर एक इंश्योरेंस पॉलिसी एंडाउमेंट वाइज लेते हैं तो उसमें बहुत इनफ्लेक्सिबिलिटीज है, कॉस्ट हाई है, इनएफिशिएंट है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। सो आई वुड वेरी स्ट्रांगली रेकमेंड कि अगर किसी को इंश्योरेंस खरीदना है सही मायने में, सही तरीके से और सही अमाउंट का, तो टर्म प्लान ही एक तरीका है जिससे आप खरीद सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस। बिल्कुल को और इन्वेस्टमेंट बाकी मत का जो पैसा समझिए, बचता है, ये इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए, और आप जब नहीं रहेंगे तो आपकी फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो है जरूरी, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं समझना है इसे, इसे एक सुरक्षा कवच समझना। दूसरी गलती कि वो जब हम किसी चीज पर फिदा होते हैं तो एकदम दिलो जान से फिदा हो जाते हैं, और मेरा मतलब है कि आप अपना एसेट का डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं। आपको एक एसेट अगर बहुत अच्छा लगता है आप उसे बहुत जमा कर लेते हैं, ये दूसरी मिस्टेक है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ इसमें ना हर एक इंसान होते हैं, उनके खुद की बायसेस होते हैं प्रियंका। लाइक कई इंसान हैं जो डेट चाहते हैं, भाई भाई फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह हो, वो सेफ है, मुझे कम रिटर्न मिले ठीक है, लेकिन मुझे सेफ्टी चाहिए। एक तरफ होते हैं कि सारा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, क्योंकि वो मानते हैं कि इक्विटी बहुत अच्छा एसेट है और आगे जाते हुए वो अच्छा रिटर्न देगा। कई हैं जो रियल एस्टेट की तरफ पूरा चले जाते हैं, उनके सारे पैसे कोई ना कोई, दो प्रॉपर्टी हो गई तो तीसरी खरीद रहे हैं, तीसरी हो गई तो चौथी खरीद रहे हैं, और उनका पैसा और कहीं पे है ही नहीं। तो ये बहुत ही गलत तरीका है एक अपना पोर्टफोलियो बनाने का। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आपको एक एसेट एलोकेशन होना जरूरी है। अगर हम एक इन्वेस्टर के रूप में सोचें, क्या चाहिए होता है एक इन्वेस्टर को, वो पहली चीज होती है कि मुझे मेरा पैसा सेफ रहे, और दूसरा ये भी चाहता है कि मुझे हाई रिटर्न्स मिले। तो कई बार हमें ऐसे कॉल्स आते हैं, बोलते हैं मुझे सेफ्टी चाहिए लेकिन हाई रिटर्न भी चाहिए। सर दोनों चीज मुमकिन नहीं होती है, या तो आपको कैपिटल सेफ्टी मिलेगी या तो हाई रिटर्न मिलेगा। अगर आप डेट में जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह करते हैं या कोई डेट फंड में करते हैं, उसमें कैपिटल सेफ्टी काफी हद तक ज्यादा होती है, लेकिन जो रिटर्न होता है वो कम होता है। इतना कम कि हो सकता है कि आपका इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर है, उससे भी ज्यादा आपको रिटर्न ना मिले। दूसरा होता है इक्विटी, जिसमें रिटर्न ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है लेकिन कैपिटल पे रिस्क होता है। तो दोनों चीज, कैपिटल सेफ्टी और रिटर्न, आपको एक प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, अभी आपके पैसे जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसे आप डिवाइड करिए, उतना डालिए डेट में जो आपको कैपिटल सेफ्टी के रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, और थोड़ा आपको इक्विटी में एक्सपोजर लेना होगा जो आपको हायर रिटर्न देने की उम्मीद रखता है। ये पूरा कॉम्बिनेशन, डेट इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये करने के बाद आपका उद्देश्य होना चाहिए कि पूरे रुपए पे, पूरे पोर्टफोलियो पे मुझे इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले। एक जगह आपको 6% मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको अगर 14-15% मिल रहा है, तो पूरे पोर्टफोलियो पे आपको अगर 10-11% मिलता है, तो ये आपका एक्चुअली टारगेट होना चाहिए। तो ओके, एसेट एलोकेशन ये बहुत जरूरी है। तो एक बैलेंस होना चाहिए, और आप देखें कि आप कितने समय के लिए इसे निवेश करना चाहते हैं, कितने रिस्क टेकिंग आपकी एपेटाइट है। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो होता है कि रिटर्न को लेके बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। सो प्रियंका, ये भी एसेट एलोकेशन से कई हद तक लिंक्ड है। एसेट एलोकेशन मान लीजिए एक इंसान ने कर लिया, इक्विटी और डेट दोनों में अपने पैसे डिवाइड कर लिए। अब ये जो तीसरा पॉइंट है कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट से और कितना पेशेंस आप रख सकते हैं। हम देखेंगे कि इक्विटी, हम मानते हैं कि 5-10 साल के ऊपर की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के लिए अच्छा है। अगर आपको 1-2 साल में पैसों की जरूरत है तो इक्विटी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर 5-10 साल के बाद आपको कोई रिक्वायरमेंट है, कोई गोल्स हैं, टारगेट्स हैं आपके, तो उसके लिए आप इक्विटी में निवेश करते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है तो डेट में करते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर हम देखेंगे तो इन्वेस्टर्स एकदम उल्टा करते हैं। अब उल्टा किस किस हिसाब से,
पॉलिसीज उनके पास जो एंडाउमेंट ओरिएंटेड, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज हैं, वो 20, 25, 30 साल की पॉलिसीज होती हैं। और इक्विटी एसआईपी जो है वो 1, 2, 3 या 4 साल में बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, उन्हें रिटर्न दिखता नहीं है, या अभी अभी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं कि अच्छा खासा रिटर्न मिल गया तो बुक कर लो, और पैसे आप बुक कर लेंगे फिर करेंगे क्या उसका। तो एसआईपी के अगर हम आंकड़े देखें, अगर स्टेटिस्टिक्स समझें, खाली 20% एसआईपी जो होती है वो 1 साल से ज्यादा कंटिन्यू होती है। अगर 5 साल से ज्यादा देखें तो करीबन 8% एसआईपी ही है जो 5 साल से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। और यही इन्वेस्टर है जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी 20-25 साल तक कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करने के लिए अकस्टम नहीं है, हमारे में है, वो प्रोग्रामिंग की है भगवान ने कि हम इन्वेस्ट करके 20 साल तक रुक सकते हैं। सिर्फ हमने गलत प्रोडक्ट में 20 साल रुक रहे हैं और जिसमें एक्चुअली रुकना चाहिए उसमें नहीं रुक रहे हैं। बिल्कुल, तो तो इम्पेशेंस ना पेशेंस जो हो। है वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। इनफैक्ट मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू एक एएमसी का पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन उसके लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। जब 20 साल के बाद जो बचे थे जितने इन्वेस्टर, वो गिनती के 20 भी नहीं थे जिनको अच्छा रिटर्न मिला। तो इसलिए पेशेंस जो है वो की हो जाता है। हर्षवर्धन, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। इट वॉज रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। माय प्लेजर टू प्रियंका, थैंक यू। थैंक यू। तो हर्षवर्धन बताते हुए कि इन गलतियों से बचें और इन गलतियों से सीखें और आगे बढ़िया से इन्वेस्टमेंट करते रहें। और देखते रहिए मनी 9। हमारे वेबसाइट पर भी आपके निवेश से जुड़े, आपकी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े बहुत सारी खबरें हम लेकर आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।